मैं अकेला ही गाड़ी ड्राइव करके रूम पर जा रहा था। अंधेरा होने वाला था। अचानक एक लड़की दोनों हाथों से गाड़ी रोकने का इशारा करती हुई ठीक गाड़ी के सामने आ गई। जल्दी में ब्रेक न लगाता तो निश्चित ही वह गाड़ी के नीचे आ जाती। सुनसान जगह पर अकेली लड़की को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। गाड़ी की हेडलाइट के सामने होकर भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर दुपट्टा लिपटा हुआ था। वह दौड़ती हुई खिड़की के पास आई और बोली, लिफ्ट दे दो प्लीज, बहुत ज्यादा परेशानी में हूं। वह मॉडर्न सी लड़की लग रही थी, क्योंकि उसने जीन्स पैंट शर्ट पहन रखा था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वह गाड़ी के दूसरी तरफ आई और खिड़की खोलकर आगे की सीट पर बैठते हुए बोली, चलो प्लीज। मैं भी थोड़ा डर गया था। हाईवे था, सड़क के दोनों तरफ अमीरों के फार्म हाउस थे। शायद वह उन्हीं में किसी एक से निकल कर आई थी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, फिर उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, लो पानी पी लो, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही हो। उसने घबराई हुई नजर से मुझे देखा, फिर चुपचाप बोतल हाथ में पकड़ ली। मैं खुद भी घबराया हुआ था। मेरी नजर गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ थी। डर था कि कोई पीछे ना आ रहा हो, मगर सड़क दोनों ओर से सुनसान थी, इसलिए मैं निडर होकर गाड़ी चलाने लगा। वो बोतल हाथ में पकड़कर बैठी थी। मुझे इंतजार था उसके चेहरे से दुपट्टा हटाने का। वैसे भी जीन्स शर्ट के साथ चेहरे पर दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसने चेहरे से दुपट्टा हटाया तो मेरी आंखें उसके चेहरे पर ठहर कर रह गईं। वह बहुत सुंदर थी, दूध सा रंग, मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उसने बोतल से छोटे छोटे घूंट भरकर पानी पिया, फिर बोतल मुझे देते हुए बोली, कहां तक जाओगे? मैंने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया। आपको कहां तक जाना है? वह बोली, फिलहाल तो शहर में किसी होटल के पास छोड़ देना। कहां जाना है ये कल सोचूंगी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही पूछा, क्या घर से भाग कर आई हो? वह भी मेरी नजरों का पीछा करते हुए सामने सड़क पर देखते हुए बोली, नहीं। उसके छोटे से जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। क्या काम करती हो? वह सपाट लहजे में बोली, कॉल गर्ल हूं। उसके इतना कहते ही अचानक से उसके प्रति मेरे विचार बदल गए। जो सम्मान और आकर्षण उसकी सुंदरता को देखकर उपजा था, वो उसका काम सुनते ही पता नहीं कहां चला गया। मैं तल्ख लहजे में बोला, सीधे शब्दों में कहो ना, वैश्या हो। वह मुस्कुराते हुए बोली, आगे ना अपनी औकात पर। कुछ देर पहले तो आपकी आंखों में बड़ा सम्मान और सहानुभूति दिखाई दे रही थी, धंधे के बारे में जानकर घृणा हो गई ना। मैं बोला, भगवान ने इतना सुंदर बनाया है तुम्हें, तो कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाता, फिर क्यों ये घृणित काम करती हो? उसकी आंखों में एक दर्द सा उतर आया था, मगर वह कुछ बोली नहीं, बस चुप हो गई। मैं बोला, जवाब नहीं दिया मेरी बात का। वह सामने अस्त हो चुके सूरज की लालिमा पर नजर गड़ाकर बोली, रहने दो, बड़ी लंबी कहानी है। बस इतना जान लो, इस धंधे में मर्द जात की वजह से हूं। जब तक होश आया तब तक लोगों ने शरीर को इतना गंदा कर दिया था कि साफ सुथरा जीवन जीने के लायक ही नहीं बची थी। अब कहां से आ रही हो? मुझसे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, अमीरों की रातें रंगीन करने उनके फार्म हाउस गई थी, मगर वे नशे में धुत होकर जानवर बने पड़े थे। मुझे देखते ही सारे एक साथ मुझ पर टूट पड़े, इसलिए जान बचाकर वहां से भाग आई। फिर काफी देर तक हमारे बीच बात नहीं हुई। क्या काम करते हो? उसने चुप्पी तोड़ी। मैं बोला, सेल्समैन हूं, लोगों को कमीशन पर ऑर्डर लाकर देता हूं। उसने पूछा, किस चीज के सेल्समैन हो? मैं बोला, सब चीजों का, चाय से लेकर अगरबत्ती तक, चड्डी बनियान से लेकर साड़ी तक, जो भी होलसेल वाला कॉन्ट्रैक्ट तुम करता है उसका काम करने लगता हूं। इतना कमा लेता हूं कि गुजारा हो जाता है। कुछ देर बाद शहर की सीमा प्रारंभ हो गई। मैं उससे बोला, मैं यहीं शहर से बाहर की कॉलोनी में किराए के मकान में रहता हूं। तुम आगे तिराहे पर उतर जाओ, यहां से कोई ऑटो पकड़ लेना। वह अधीर सी होकर बोली, यहां कहां से ऑटो मिलेगा? देखो, सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी है। अगर मैं कॉल गर्ल ना होती तो तुम मुझे किसी होटल तक छोड़कर आते हैं ना। मैं कुछ ना बोला, बस गाड़ी रोककर खड़ा हो गया। वह काफी देर तक सड़क पर आते जाते इक्के दुक्के वाहनों को देखती रही, फिर बोली, ये कैसी जगह है? क्या जगह है? यहां तो कोई ऑटो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम मुझे शहर के भीतर किसी होटल तक छोड़ाओ। मैं इस शहर में नहीं हूं, तुम्हारा जो भी किराया होगा दे दूंगी। मैं गुस्से में बोला, मैं काफी थका हुआ हूं, रूम पर जाकर खाना भी बनाना है, तुम उतरो अभी। मगर वह नहीं उतरी। फिर प्रार्थना भरे स्वर में बोली, तुम अकेले रहते हो, एक रात के लिए शरण दे दो, आज का तुम्हारा खाना मैं बना दूंगी। जब उसने खाना बनाने के लिए कहा तो मेरे मन में लालच जाग गया, क्योंकि खाना बनाने से मुझे बहुत नफरत थी। आज फ्री में खाना बना बनाया मिल जाएगा। इस लालच से मैं उसे अपने रूम पर ले आया। सही पूछो तो इन दिनों थोड़ी कड़की चल रही थी, जेब में पैसे नहीं थे, वरना मैं होटल में खाना खाकर आ जाया करता था। जहां मैं रहता था वो 2 बेडरूम का घर था,
इसलिए उसके एक रात रुकने से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। वह 10 मिनट में फ्रेश हुई, फिर जब तक मैं नहा धोकर फ्री हुआ तब तक उसने आलू की सब्जी और परांठे बना लिए थे। रात को मैं कहीं एक पाउआ पीकर खाना खाया करता था, इसलिए उस दिन मैंने जल्दबाजी में 3 पैक बनाए और गटक गया। मैंने 2 साल बाद किसी औरत के हाथ का बना घर का खाना खाया था। दही और आलू की सब्जी के साथ खाना इतना अच्छा लगा कि मैं 6 परांठे डकार गया। मुझे तुरंत नींद आ गई थी। वह कब सोई मुझे नहीं पता। नवंबर के महीने के अंतिम दिन चल रहे थे। मुझे इतना याद था कि वह मुझे कंबल ओढ़ा रही थी। सुबह मैंने जल्दी उठ गया था। दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वह अभी तक धोड़े बेचकर सो रही थी। उसका चेहरा कंबल के बाहर झांक रहा था। चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह धंधे वाली है। मैं सुबह 7 बजे काम पर चला जाता था, मगर वह अभी तक उठी ही नहीं थी। इसलिए मुझे अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसके जाने के बाद ही मैं घर को ताला लगाकर जा सकता था। अभी मैं उसे जगाने ही वाला था कि पड़ोसन आ गई। आते ही मुझसे बोली, बेटा सतीश, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है। बेटी के ससुराल वालों ने उसे यहीं भेज दिया है। 1-2 दिन में डिलीवरी होने वाली है। मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। 2-3 दिनों से जेब खाली चल रही थी। सुबह सुबह उस औरत का पैसे मांगने आना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं झल्लाकर बोला, चाची थोड़ी बहुत शर्म कर, 5000 रुपए पहले उधार लिए बैठी हो, वो तो चुकाए नहीं, फिर से मांगने चली आई हो। चाची उदास होकर बोली, जहां थोड़ी बहुत आस होती है वहीं से मांगने की हिम्मत होती है। बेटा मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं खाऊंगी। मैं कुछ और बोलने ही वाला था कि वह नींद से उठकर दरवाजे पर आ गई थी। रात से उसने मेरा पाजामा और टी-शर्ट पहन रखा था। सफेद वस्त्रों में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। खुली रेशमी जुल्फे उसके चेहरे पर घटाओं की तरह लहलहा रही थी। अगर वह कॉल गर्ल न होती तो यकीन कमबख्त दिल उस पर फिदा हो जाता। पास आते ही उसने अपना बड़ा सा बटुआ खोला, फिर उसमें से 7000 रुपए निकाले। वो पैसे चाची को देते हुए बोली, लो चाची, इसमें से 5000 रुपए इसे दे दो, बाकी के 2000 रुपए अपने पास रख लो, और ये पैसे मैं वापस मांगने नहीं आऊंगी। इतना कहकर वह वापस कमरे में चली गई। एक जवान और सुंदर लड़की को मेरे घर में देखकर चाची मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। मैं सफाई देता हुआ बोला, मेहमान है चाची। आंखों में आंसू भरकर बोली, बहुत सुंदर है और दयालु भी है। भगवान इसे बहुत सारी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि इसका दामन भी छोटा पड़ जाए। खुशियां समेटते समेटते फिर चाची मुझे मेरे 5000 रुपए लौटाते हुए बोली, ले बेटा, अपने पैसे संभाल। मैं उन पैसों को गौर से देखने लगा। वो जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे थे। मुझे सुबह सुबह वो अशुभ पैसे लेने में झिझक हो रही थी, इसलिए मैं बोला, अभी रहने दो चाची, बाद में दे देना। डिलीवरी का मामला है, पता नहीं कब और पैसों की जरूरत पड़ जाए। बाद में दे देना चाची। मुझे भी दुआएं देती हुई चली गई। सुबह के समय दुआएं मिलने पर बहुत अच्छा लगा। चाची के जाते ही मैं सीधा उसके पास कमरे में गया और बोला, गंदगी से कमाए हुए पैसों से पुण्य नहीं मिलता। वह दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू पोंछ रही थी। शायद चाची के मुंह से दुआएं सुनकर उसके आंसू निकल आए थे, इसलिए चुप थी। मैं उसकी भावनाओं से अनजान था। मैं आगे बोला, मैं काम पर जाऊंगा, इसलिए अब तुम जाओ। अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर किसी से बात की, फिर मुझसे बोली, मैं जहां रहती हूं वहां से फोन आया था। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कल शाम मैं एक शख्स के सर में बोतल मार आई थी। प्लीज 1-2 दिन और रुक जाने दो। मैं बोला, वो पैसे वाले लोग हैं, तुम्हारी लोकेशन पता लगाकर यहां पहुंच गए तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। प्लीज तुम जाओ। वो बैग में से दूसरा फोन निकालकर दिखाते हुए बोली, उन लोगों के पास मेरे जो नंबर है वो फोन मैंने तुम्हारी गाड़ी में बैठने से पहले ही स्विच ऑफ कर दिया था। मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज रुक जाने दो। एक मजबूर लड़की समझकर कुछ दिन और शरण दे दो। मैं तल्ख लहजे में बोला, गले मत पड़ो, निकलो यहां से। तुम जैसी लड़कियों के लिए मेरे दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं है। वह अपना सामान समेटते हुए बोली, ठीक है, जा रही हूं, मगर कल को अखबार में मेरे मरने की खबर पढ़ो तो अफसोस मत करना। एक बाजारू लड़की हूं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रही हूं। समझ लेना, एक गंदगी तुम्हारे साफ सुथरे समाज से कम हो गई। वह इमोशनल करके मुझे मनाना चाहती थी, मगर मैं उसकी बातों में नहीं आया। बोला, बातें मत करो, निकलो यहां से। वह समझ चुकी थी कि मुझे भावुक करना बहुत मुश्किल है। फिर एक आखिरी कोशिश करते हुए बोली, मैंने रात को अपने कपड़े धोए थे, अभी तक गिले हैं। 2 दोपहर तक रुक जाने दो प्लीज। मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैं बोला, मैं मार्केट जा रहा हूं, तुम घर को ताला लगाकर चाबी गेट के बाहर पड़ी मैट के नीचे दबाकर रख जाना। एक अनजान लड़की के हवाले घर छोड़कर मैं काम पर निकल गया।
काफी लोगों से कमीशन के पैसे लेने थे। इसे संयोग कहो या मेरी किस्मत, उस दिन बकाया वसूली से मेरी जेब भर गई थी। थोड़ा बहुत काम करके मैं शाम 4 बजे घर लौट आया था। मैंने सोचा था वह चली गई होगी, मगर घर आकर देखा तो वह अभी तक नहीं गई थी। मैंने आते ही सवाल किया, तुम दोपहर तक जाने वाली थी ना? वह मासूमियत से बोली, जाना ही चाहती थी, मगर तुम्हारा घर बहुत गंदा हुआ पड़ा था, इसलिए सोचा थोड़ी सफाई कर देती हूँ। मैं बोला, बहाने मत बनाओ, चलो अभी निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर मैंने घूम कर पूरा घर देखा। उसने रसोई से लेकर संडास तक सबको साफ कर दिया था। देखकर अच्छा लगा। वह पीछे पीछे आई और बोली, अब तो शाम हो गई है, सुबह ही जाऊंगी, एक रात और बर्दाश्त कर लो। मैं बोला, तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहा हूं, फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? वह मुस्कुराकर बोली, जिंदगी में प्यार तो कभी मिला ही नहीं, सबने ऐसा ही व्यवहार किया है मेरे साथ, इसलिए आदत पड़ गई है। मैं उसकी उदास मुस्कान को घूरता हुआ बोला, प्यार क्यों नहीं मिला? माँ बाप ने तो लाड लड़ाया होगा ना। वह बोली, जब 5 साल की थी तब पापा चल बसे थे, फिर माँ मुझे दादी के पास छोड़कर किसी के साथ भाग गई। मुझे नहीं पता माँ बाप का प्यार क्या होता है। कहते हुए उसके चेहरे पर गहरी वेदना की रेखाएं उभर आई थी। दादी के लिए तो मैं मनहूस थी, फिर भी उसने मुझे खेत की जमीन बेचकर पाला था। मगर जब 17 साल की थी तब एक दिन दादी भी मुझे छोड़कर परलोक सिधार गई। मैं भरी दुनिया में अकेली हो गई थी। दादी के जाते ही नाते रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। हर कोई दिखावटी सहानुभूति दिखाकर शादी के नाम पर मुझे बेच देना चाहता था। एक 17 साल की लड़की के लिए 40 साल तक के दूल्हे देखे गए बूढ़ों को मेरे गले मढ़कर मुझे अमीरी के सपने दिखाए गए। ऐसे समय पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर एक दिन एक लड़के के साथ, जो मुझे आखिरी दम तक चाहने के दावे करता था, मैं उसके साथ शहर भाग आई, मगर वह तो कुत्ते से भी गया गुजरा निकला। महीनों तक मेरे शरीर से खेलते रहा, फिर मुझे नशे की गोली देकर अपने दोस्तों को भी मेरा शरीर सौंपता रहा। एक दिन मैं ये सब कुछ जान गई और उसके चंगुल से निकलकर भाग आई, मगर उसके बाद भी जहां शरण मांगी सबने मुझे लुटा या लूटने की कोशिश की। अंत में मैंने पेट भरने के लिए खुद को जानबूझकर लुटाना शुरू कर दिया। मैं बोला, तुम्हारी कहानी बहुत दर्द भरी है, मगर रास्ते और भी निकल सकते थे, तुम कहीं नौकरी भी कर सकती थी। वह उदास होकर बोली, तुम नहीं समझ सकते, एक अनाथ लड़की होकर जीना बहुत मुश्किल है। इतनी समझ भी नहीं थी। जो पेट भरने के लिए सही रास्ता नजर आया वो अपना लिया। मैं बीच में बोल पड़ा, सही रास्ता नहीं, सरल रास्ता बोलो। पीड़ा से उसका चेहरा बिगड़ गया। बोली, सरल कहाँ है, आत्मा का सौदा करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिन पर थूकने का मन भी ना करे, उनके साथ हम बिस्तर होना पड़ता है। तुम औरत नहीं हो, इसलिए तुम नहीं समझ सकते। मैं ज्यादा समझना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने भी बहुत बड़ी चोट खाई थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गया। वह मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई। मुझे चुप देखकर बोली, एक बात पूछूं? मैं बोला, क्या? वह बोली, कमरा साफ करते वक्त एक फोटो सामने आई थी जो तुम्हारी शादी की फोटो थी, मगर घर में कोई और फोटो क्यों नहीं है? मैं बोला, इसीलिए कि वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। वह बोली, ओह सॉरी। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी को मैं बताना तो नहीं चाहता था, मगर उसने बिना पूछे अपनी कहानी बताई थी, इसलिए मैंने भी बताना शुरू कर दिया। 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। शादी के तीसरे महीने ही हम यहाँ शहर में आकर रहने लगे, क्योंकि उसकी मेरी भाभी के साथ नहीं बनती थी। वैसे भी भाई और भाभी हमें वहां से निकालना चाहते थे, इसलिए मैं उसे शहर लेकर आ गया। नई जगह थी, कमाना बहुत मुश्किल था, उसे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। जब मैं काम पर चला जाता था तब वह पीछे से यार बुला लेती थी। एक दिन मैंने उसे रंग हाथों पकड़ लिया। उस दिन वह अपने एक यार के साथ घर छोड़कर चली गई। 2 साल हो गए, मैंने उसे खोजने की कोशिश भी नहीं की। वह बोली, मैं समझ गई तुम्हें, हम जैसी लड़कियों से नफरत क्यों है, मगर अब तो तुम्हारा धंधा चल निकला है, तुमने गाड़ी भी खरीद ली है, अब अपना खुद का घर बनाओ और दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। मैं रसोई में उसके पीछे पीछे गया, फिर उससे बोला, ज्यादा खाना मत बनाना, क्योंकि मैं अपना खाना होटल से पैक करवा कर लाया हूं, तुम्हारे लिए भी ले आता, मगर मैंने सोचा तुम जा चुकी हो। वह बोली, तुमने एक रात और शरण दी है, यही काफी है, मैं खाना बना लूंगी। उसके बाद मैंने अपना कमरा बंद किया। बेवफा बीवी का जिक्र होने से कमबख्त दर्द बढ़ गया था, इसलिए उस दिन मैंने 2 पैक ज्यादा लगा लिए। फिर होटल से पैक करवाया हुआ खाना खाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। मैं बोला, कौन है? बाहर से दबी दबी आवाज आई। मैं रोशनी हूं, दरवाजा खोलो।
प्लीज, वो इतने समय से मेरे घर में थी, मगर मैं उसका नाम भी नहीं जानता था। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा वह फर्श पर बैठी तड़प रही थी। मैं बोला, क्या हुआ? वह बोली, तबीयत खराब हो गई है, कोई पेन किलर टेबलेट है तो दे दो प्लीज। मैंने उसका हाथ कर उसे उठाया तो महसूस हुआ वह बुखार से तप रही थी। उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले गया, फिर उसे बेड पर बैठाकर घर में दर्द की गोली ढूंढने लगा, मगर मुझे टेबलेट नहीं मिली। वह बोली, पूरा बदन दर्द कर रहा है, सर में हथौड़े से बज रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे जान ही निकल जाएगी। मैंने पूछा, कितनी देर हो गई ऐसी हालत हुए? वह बोली, खाना खाते ही तबीयत बिगड़ गई थी, मैं एक पल भी नहीं सो पाई, मगर अब तो ऐसे लग रहा है प्राण ही निकल जाएंगे, इसलिए मजबूरन तुम्हें जगाना पड़ा। मैं समझ गया उसके फूड पॉइजन हो गया है। इतने दर्द में भी उसने मुझे नहीं जगाया। ये जानकर मुझे खुद से घृणा होने लगी। एक अनाथ लड़की के साथ मेरा व्यवहार सही नहीं था, इसका मुझे पहली बार एहसास हुआ। उसने जीवन में बहुत दर्द सहा था, शायद उसे दर्द सहने की आदत थी, इसलिए ऐसी हालत में भी चुपचाप पड़ी रही। मैं बोला, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करके बाहर गाड़ी तक चलो। उसकी आंखें बंद हो रही थी, फिर भी वह हिम्मत करके खड़ी हो गई, मगर एक पल में ही गिर पड़ी। मैंने तुरंत उसे गोद में उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लेटाकर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। रास्ते में वह बोली, एक बात कहूं मैं? बोला, क्या? वह बोली, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम क्रियाकर्म सही ढंग से कर देना, मैं जन्मों तक तुम्हारा एहसान मानूंगी। मेरे बैंक अकाउंट में 4 लाख से ज्यादा रुपए पड़े हैं, एटीएम कार्ड मेरे बैग में है। मुझसे घृणा मत करना प्लीज, मेरा तन गंदा हुआ है, मगर मेरा मन गंगा मैया की तरह पवित्र है, तुम यकीन करना प्लीज। मैं बोला, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चल रहे हैं। मेरी ही गलती है यार, मेरी रसोई में न जाने कितना पुराना सामान पड़ा हुआ है, तुमने शायद कोई एक्सपायर हुई चीज खा ली है, इससे फूड पॉइजन हो गया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखो। वह बंद आंखों से दर्द को पीते हुए बोली, मुझे जाने दो दोस्त, जीकर भी क्या करूंगी, थक गई मैं। चलते चलते बचपन से 2 बूंद प्यार के लिए तरसती रही हूं, प्यार तो नहीं मिला, इज्जत की जिंदगी भी छीन गई। तुम मुझसे नफरत मत करना, कोई मुझसे नफरत करता है तब बहुत दुखता है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे रोते देखकर मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगे। मैं तेजी से गाड़ी चलाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा, उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। जब वह मेरी गोद में थी तब उसने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा, दोस्त, मुझसे घृणा मत करना। फिर वह बेहोश हो गई। उसका इलाज शुरू हो गया था। वह इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी। सुबह तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टरों ने कहा कि घातक फूड पॉइजनिंग हुई है। हॉस्पिटल लाने में देरी हुई, इस कारण भी खतरा बढ़ गया है। बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। मैं दिन भर भूखा प्यास उसके होश में आने का इंतजार करता रहा। शाम के समय उसने आंखें खोली। मैं उसके पास जाकर बैठ गया, फिर उससे बोला, सुनो, मुझे तुमसे जरा भी नफरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हें 100 साल की उम्र दे। वह फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, नफरत नहीं करते तो बद्दुआ क्यों कर रहे हो? मैं अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, कसम से दिल से बोल रहा हूं। वह बोली, कमबख्त जिंदगी सजा बन गई है और तुम कह रहे हो 100 साल तक सजा भुगतूं। अब तो मरने की दुआ करो दोस्त, मुझे नहीं जीना। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह पूरी तरह नकारात्मक सोचने लगी थी। उसका सोचना भी सही था। जिस बच्ची को बचपन से लेकर जवानी तक इस स्वार्थी दुनिया में प्यार का एक कतरा भी नसीब न हुआ हो, वह भला पॉजिटिव कैसे सोच सकती थी? 3 दिन हो गए थे। उसकी हालत स्थिर थी मगर सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, पता नहीं क्यों रिकवरी नहीं हो पा रही है, सारी दवाएं बदल कर देख ली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक रात वह सो रही थी और मैं उसके पास ही खाली बेड पर बैठा था। तब वह आंखें खोलकर बोली, गुस्सा आ रहा है क्या? मैं बोला, पागल हो क्या, गुस्सा भला क्यों आएगा? वह छत को देखते हुए बोली, जबरदस्ती गले पड़ गई हूं। जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूं, तुम्हारी जिंदगी ही अस्त व्यस्त हो गई है। मैं उठकर उसके पास आ गया, फिर उसकी बगल में बैठता हुआ बोला, एक बात कहूं? वह मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, क्या? मैं बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। वह फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, मजाक मत करो। मैंने उसके सीने पर रखा उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, ऐसे समय में भी कोई मजाक करता है क्या? एक औरत का ठुकराया हुआ हूं। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता भी बचपन में चल बसे थे। अब एक भाई है जो अपनी दुनिया में मस्त है। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तरह मैं भी तन्हा और टूटा हुआ हूं।
तुमसे पहले किसी पर भी विश्वास करने का दिल नहीं करता था, मगर इन 4-5 दिनों में तुम्हारा होकर रह गया हूं। प्लीज मेरे रूखे व्यवहार को माफ करके मुझे अपने दिल में जगह दे दो। मैं वादा करता हूं, मेरी वजह से तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हारे अतीत का जिक्र नहीं करूंगा। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम सारे गम भूल जाओगी। मेरी बातों को उसने आंखें बंद करके सुना। मैंने देखा उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं बोला, रो रही हूं? वह बोली, एक बात कहूं? मैं बोला, क्या? वह मेरे हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी थी, तब लगा था जैसे तुम कोई पुराने जानकार हो, मगर तुमने मुझे वैश्या कहा। तब पता नहीं दिल में दर्द सा हुआ। बहुत से लोगों में मुझे गालियां दी है, मेरे लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, मगर उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। मगर तुम्हारा रूखा व्यवहार पता नहीं यहां दिल में चुभता था। तुम्हारे घर से जाने से पहले एक बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए इज्जत देखना चाहती थी, मगर तुम तो अब पूरे के पूरे मेरे हो गए हो। अब मर भी जाऊं तो गम नहीं। मैं उसके होठों पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसा मत बोलो, अब तुम्हें ठीक होना है, फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया में रहते अपने हिस्से की खुशियां ढूंढेंगे। उसके बाद एक चमत्कार हुआ, वह 2 दिन में ही ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि यह कैसे हो गया। कहते हैं जिजीविषा से बढ़कर इस दुनिया में कोई दवाई नहीं है। जब इंसान में और जीने की इच्छा प्रबल हो जाए, तब शरीर रूपी फैक्ट्री में दवाई का निर्माण अपने आप होने लगता है। आज मेरी और रोशनी की शादी को 2 साल हो गए हैं। वह मेरे साथ बहुत खुश है। अब हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दिन रात साथ रहते हैं, नई नई जगह पर घूमते हैं। अभी भी हम नैनीताल जा रहे हैं। वह मेरी बगल में आगे वाली सीट पर सो रही है और मैं क्या कहते हैं गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी में गाना बज रहा है, चील गाड़ी बन के चलूंगी तेरे साथ। वह नींद में भी मुस्कुरा रही है। एक प्यारी से मुस्कान के साथ दर्शकों कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना, हो सके तो शेयर भी कर देना। आपकी लाइक, कमेंट्स और शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करती है। राइटर मीरा देवी।